Good afternoon, dear students. In today's lecture, we will study about the topic aggregates. In the previous lecture, we studied about the process of manufacturing of cement and different types of cement. So basically, in the previous lectures, we studied about the first constituent of concrete, which is cement. Then as the first unit is all about the constituents of concrete, and as we know that concrete is composed of, it is a mixture of aggregates, water and cement. So next in this unit we will study about the aggregates. So first of all let us understand what are aggregates. So aggregates are the important constituents of concretes which gives body to it and makes it economical. So aggregate जो है वो concrete का एक important constituent है जो कि उसको एक proper body देता है, right? मतलब आपका जो cement है, cement का क्या काम है concrete में? इन सारे various ingredients को bind करना, it acts as a binding medium, उनको जोड़ के रखता है. लेकिन concrete को जो एक proper body देता है, proper shape देता है, वो होते हैं हमारे aggregates. And aggregates also make the concrete economical. How does it makes the concrete economical? So what happens कि अगर आप concrete बना रहे हो और अगर आप एक large amount of cement ही use करेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत ही ज्यादा costly पड़ जाएगा. लेकिन क्योंकि aggregates आपके naturally available होते हैं, right? मतलब इनको आपको सीमेंट तो मैन्युफैक्चर होती है, राइट? तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फिर इसकी ट्रांसफर कॉस्ट है, सब बहुत ज्यादा मिलके वो आपको कॉस्टली पड़ती है. बट अगर आप सीमेंट के साथ साथ मिक्स करके एग्रीगेट्स भी यूज कर लेंगे तो एग्रीगेट्स क्योंकि आपको मोस्टली नेचुरली अवेलेबल हो जाते हैं, राइट? और उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम पड़ती है. दैट इज वाई इट मेक्स द कॉन्क्रीट एज, राइट? Now, what is the volume of aggregates in the concrete? So, aggregates usually occupy about 70 to 80% of the volume of concrete. So, as you can see, a huge amount of volume of concrete is constituted by aggregates alone. मतलब पूरे concrete का जो है mixture है जिसमें कि water, cement plus aggregates है. ये दो टाइप के aggregates होते हैं, इसमें fine and coarse aggregates. तो इनका जो volume है वो about concrete का 70 to 80% volume पूरा आपका aggregate से बना रहता है. So, this means जो भी आपकी aggregates प्रॉपर्टीज होंगी दे विल अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि उनका जो कंटेंट एग्रीगेट में वो बहुत ज्यादा है. तो दैट इज वाई उनकी प्रॉपर्टी हमारे कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टीज को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेंगी. सो दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट एग्रीगेट्स एंड इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरिंग रॉक बेड. तो ऑलमोस्ट जो भी नेचुरल एग्रीगेट्स होते हैं जनरली वो ऑलमोस्ट आपके क्वेरिंग रॉक बेड, मतलब क्वेरिंग मतलब जो आपकी जो टर्म है क्वेरिंग मीन्स आपकी जो ब्लास्टिंग साइट्स होती है बेसिकली, जहाँ पे से हम ओर से डिफरेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो उन साइट्स में आपका नेचुरली आपको वहां पे आपको एग्रीगेट्स मिल जाते हैं. सो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरिंग रॉक बेड. सो दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द एग्रीगेट्स. मतलब एग्रीगेट जो है वो अबाउट बहुत ज्यादा पोर्शन वो हमारे कॉन्क्रीट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द एग्रीगेट्स. Now, first we have to understand the classification of aggregates. तो basically जिसका classification है वो चार basis के पे है, based है. फर्स्ट है बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल ओरिजिन. जियोलॉजिकल ओरिजिन मतलब वो ओरिजिन कहाँ से उनका हो रहा है. तो उसके बेसिस पे दो होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. इनके बारे में अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे. देन इज बेस्ड ऑन द साइज. तो साइज के बेसिस पे भी अगेन टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स, राइट? देन द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन शेप. तो शेप के बेसिस पे आपके चार टाइप के एग्रीगेट्स है, राउंडेड, इरेगुलर, एंगुलर एंड फ्लेकी और एलोंगेटेड. And the last classification is based on the unit weight. मतलब उसकी डेंसिटी कितनी है, कितना उसका वेट है. तो उसके बेसिस पे होते हैं आपके तीन टाइप के, नॉर्मल वेट, लाइट वेट एंड हैवी वेट. So this was the classification of aggregates. So now let us study the classification of aggregates in detail. सो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल ओरिजिन, इस बेसिस पे दो टाइप के होते हैं. पहला है नेचुरल एग्रीगेट्स. एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि जो नेचुरल एग्रीगेट्स होते हैं ये हमें नेचुरली मिलते हैं. और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? जो हमारी क्वेरिंग की साइट्स होती है, बेसिकली ब्लास्टिंग साइट्स, वहां से हमको ये मिलते हैं. और फिर हम इनको एक प्रॉपर साइज में क्रश करके उसको, अगर आपको बड़े साइज में मिला है तो हम इनको छोटे छोटे साइज में क्रश करके उसको एग्रीगेट्स का प्रॉपर हम उसे बना देते हैं, राइट? मतलब बड़े बड़े साइज के एग्रीगेट्स को तोड़ के छोटे छोटे साइज के एग्रीगेट्स बना के ये नेचुरली एग्रीगेट्स होते हैं. तो नेचुरली ये कहाँ से मिलते हैं? मतलब आपकी ये
ऑब्टेन होते हैं मेनली रॉक से। तो आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आपने पढ़ी होंगी लास्ट सेमेस्टर में। तो 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं हमारे, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। तो इन्हीं की क्रशिंग से, रॉक्स की क्रशिंग से ही हमको नेचुरल एग्रीगेट्स मिलते हैं। और इन तीनों रॉक्स में भी जो मेजरली कंट्रीब्यूट करती है इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीगेट्स, दैट इज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आपको पता होगा, विच इज फॉर्म बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, ठीक है। तो उस रॉक से में मोस्टली एग्रीगेट्स, नेचुरल एग्रीगेट्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। अगर इसका एग्जांपल हम देखें नेचुरल एग्रीगेट्स का, तो सम ऑफ द कॉमनली ऑकरिंग एग्जांपल आर सैंड, ग्रेवल्स एंड क्रश्ड रॉक लाइक ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट एंड सैंडस्टोन एक्सेट्रा. So this was about your natural aggregate. Now the next one based on the geological origin is artificial aggregate. तो अगेन एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि ये नेचुरली ऑब्टेन नहीं होते, इनको हम या तो मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर ये प्रोसेस्ड एग्रीगेट्स होते हैं, राइट। तो इसका एक एग्जांपल है जैसे कि ब्रोकन ब्रिक्स, ब्रिक्स के छोटे छोटे जो टुकड़े हो गए, या फिर सिंटर्ड फ्लाई ऐश। सिंटर्ड फ्लाई ऐश मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन में जो भी आपका वेस्ट मटेरियल नीचे गिर जाता है, सिंटर्ड फ्लाई ऐश उसे कहते हैं। एंड देन एयर कूल्ड स्लैग एंड रिसाइकल्ड एग्रीगेट्स। तो ये एग्जांपल है आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स के, मतलब जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर होते हैं। तो मोस्टली हम जो एग्रीगेट्स यूज करते हैं वो हमारे नेचुरल एग्रीगेट्स ही होते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द साइज। ये आपका वन ऑफ द मेन क्लासिफिकेशन है जो आप आगे भी पढ़ोगे, आगे अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे कि जियोटेक। तो ये होता है कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स। तो कोर्स एग्रीगेट्स मतलब जो थोड़ा बड़े साइज के होते हैं, राइट, जैसे कि ग्रेवल्स वगैरह हो गया। और फाइन एग्रीगेट्स मतलब जो उससे थोड़ा छोटे साइज के होते हैं। अब हमें कैसे पता कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है? तो इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर सीव्स होती है, सीव साइज के बेसिस पे हमने इसे क्लासिफाई किया है। इसका मतलब कोर्स एग्रीगेट्स होंगे जो कि 80 mm की सीव से तो पास हो जाएंगे, राइट, लेकिन वो 4.75 mm की सीव पे रिटेन हो जाएंगे, राइट। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट एग्रीगेट पासिंग थ्रू 80 mm सीव, 80 mm की जो सीव है उससे पास हो जाएंगे, लेकिन आपका जो 4.7 mm की सीव है उस पर रिटेन हो जाएंगे, उसके थ्रू पास नहीं हो पाएंगे। तो ये होते हैं हमारे कोर्स एग्रीगेट्स। सीव्स के बारे में आप शायद अभी अपने सेमेस्टर्स में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि बेसिकली सीव्स होती क्या है। तो इनके थ्रू हम एग्रीगेट्स को पास ऑन करते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट साइज के एग्रीगेट्स को। तो जो 80 mm से पास हो रहा है लेकिन 4.75 mm में रिटेन हो जा रहा है, वो कोर्स एग्रीगेट्स है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कोर्स एग्रीगेट? तो कोर्स एग्रीगेट का काम क्या है कंक्रीट में? तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट। मतलब जो हमारे कंक्रीट में स्ट्रेंथ आ रही है वो बेसिकली इसे कोर्स एग्रीगेट प्रोवाइड करते हैं। देखो, वो सीमेंट का क्या काम है? सीमेंट का काम तो इन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करना है, और वाटर वो ल्यूब्रिकेंसी देता है बाइंड करने की, राइट, एक पूरा मिक्सचर बनाता है सीमेंट के साथ। अब ये जो दो बचे एग्रीगेट्स, एग्रीगेट भी दो टाइप के, फाइन एंड कोर्स, तो इनमें जो कोर्स एग्रीगेट है इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट। तो हमारी कंक्रीट जो स्ट्रेंथ आ रही है वो कोर्स एग्रीगेट्स की वजह से ही आ रही है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन साइज वो है फाइन एग्रीगेट्स। तो फाइन एग्रीगेट्स क्या होगा? फाइन एग्रीगेट वो होगा कि जो एग्रीगेट्स 4.75 mm की सीव से तो पास हो रहे हैं, राइट, मतलब कोर्स एग्रीगेट 4.75 mm की सीव पे रुक गया था, रिटेन हो गया था, लेकिन जो 4.75 mm की सीव से पास हो रहे हैं और जो रिटेन हो रहे हैं 75 माइक्रोन की सीव पे, उसको हम कहते हैं फाइन एग्रीगेट्स, राइट। तो मतलब ये इनसे छोटे हैं। क्या छोटे किस तरीके से? तो आपको ये साइज याद रखना है कि 4.75 mm की सीव से पास हो रहे हैं लेकिन 75 माइक्रोन की सीव पे रिटेन हो जा रहे हैं, वो हमारे होते हैं फाइन एग्रीगेट्स। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सैंड्स हो गया। देखो, जो ग्रेवल्स होते हैं मतलब पत्थर, वो आपके कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं, और जो सैंड होती है नेचुरल सैंड, यानी कि जो आपने बेसिकली हिंदी में आप उसको रेत या बजरी कहते हैं, तो दैट इज योर फाइन एग्रीगेट। तो इसके कुछ एग्जाम्पल कॉमन ये है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स इन द कंक्रीट। तो फाइन एग्रीगेट का काम होता है, इट एक्ट्स एज अ फिलर मटीरियल। फिलर मटेरियल मतलब सपोज आपको ये एक कंक्रीट का सैंपल है, ठीक है, ये कंक्रीट का ब्लॉक है सपोज, तो उसमें आपने डिफरेंट जो कोर्स एग्रीगेट्स हैं ये इस तरीके से रहता है आपके, ठीक है, बड़े बड़े साइज के ग्रेवल्स रहते हैं इस तरह। अब सीमेंट तो क्या है? सीमेंट इन सबको बाइंड करेगा, लेकिन जब वो बाइंड करेगा तो इन सारे के बीच में जो भी आपके ग्रेवल्स हैं, कोर्स एग्रीगेट है, इनके बीच में कुछ कुछ वॉइड्स बच जाते हैं। तो इन वॉइड्स को कौन फिल करते हैं? इन वॉइड्स को आके फाइन एग्रीगेट्स फिल करते हैं। जैसे कि जो सैंड होती है, रेत होती है, वो बहुत बहुत छोटे साइज की होती है, आपने देखा है। तो इनका काम यही होता है, इट एक्ट्स, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट एक्ट्स एज अ फिलर मटेरियल इन कंक्रीट। तो मतलब जब कंक्रीट में जो वॉइड्स बच जाते हैं तो उनको भरने के लिए, सो दैट एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाए पूरा हमारा,
उनको भरने के लिए जो काम आते हैं होते हैं फाइन एग्रीगेट्स. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स इन द कॉन्क्रीट. मतलब कोर्स एग्रीगेट उसे स्ट्रेंथ देते हैं और फाइन एग्रीगेट्स उसको पूरा एक फिल करके एक कॉम्पैक्ट मटेरियल बनाते हैं, राइट. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट. सो बेसिकली आप कोर्स और फाइन एग्रीगेट्स के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आप 4.75 mm की जो सीव है वो एक डिफरेंशिएटिंग करने की एक मेन सीव है. मतलब जो 4.75 mm पे रिटेन हो गए वो होंगे कोर्स, और जो उसके थ्रू पास हो गए वो होंगे आपके फाइन एग्रीगेट्स, राइट. तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज. नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द शेप. सो बेस्ड ऑन शेप में जो पहला टाइप ऑफ एग्रीगेट है दैट इज राउंडेड एग्रीगेट. तो इसके नाम से भी समझ आ रहा है, मतलब इसे राउंडेड या सर्कुलर एग्रीगेट भी कहते हैं. ये एक तरीके से आपके परफेक्टली राउंडेड तो नहीं होते, लेकिन इनका जो शेप होता है वो बहुत ज्यादा राउंडेड सर्कुलर से रिजेंबल करता है. सो दे आर कंप्लीटली वाटर वॉर्न एंड कंप्लीटली शेप्ड बाय एट्रीशन. इसका मतलब ये है, वाटर वॉर्न मतलब क्या होता है कि मोस्टली जो आपको एग्रीगेट्स मिलते हैं वो आपको मोस्ट ऑफ द एग्रीगेट रिवर बेड के साइड से भी मिलते हैं, राइट. तो इन पे जो वाटर का एक फोर्स है वो बार बार एक्ट करता रहता है और उस वजह से इनको एक पर्टिकुलर शेप मिल जाता है. तो कंप्लीटली वाटर वॉर्न का मतलब है ये वाटर के फोर्स के थ्रू कंप्लीटली शेप्ड हुए रहते हैं. एट्रीशन का मतलब भी वही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो किसी चीज पे एक्ट कर रहा हो. तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जब बार बार इन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो इसकी वजह से एक यूनिफॉर्म इनमें शेप आ जाता है, राइट, जो कि एक सर्कुलर शेप होता है. और जनरली ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? आपके रिवर बेड से या शी शोर से, ठीक है. तो हमें रिवर बेड से या शी शोर से जो एग्रीगेट मिलते हैं वो राउंडेड एग्रीगेट्स होते हैं और ये वाटर के फोर्स के थ्रू एक कंप्लीटली शेप्ड आउट होता है, राइट. और इनकी एक स्पेशलिटी है कि इनका जो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम है दैट इज मिनिमम, राइट. तो अगर आप देखना राउंडेड एग्रीगेट को देखना चाहते हैं, सो यू कैन सी इन दिस फिगर. देखो ये आपका एग्जांपल है 3 राउंडेड एग्रीगेट के. आप देख सकते हैं इनका शेप ऑलमोस्ट परफेक्टली हर जगह से, मतलब हर साइड से एक देखो एक इसमें यूनिफॉर्म शेप है. तो एक कंप्लीटली वॉर्न आउट बाय वाटर है और ये एक राउंडेड शेप है. हर तरफ से इसमें जो एक्शन फोर्स लगा है वो एक थॉरोली यूनिफॉर्मली लगा है, राइट. तो दिस वॉज योर राउंडेड एग्रीगेट. द नेक्स्ट वन इज इरेगुलर एग्रीगेट. इरेगुलर एग्रीगेट जैसे नाम से पता चल रहा है कि इनका जो शेप होता है ये पार्टली शेप्ड बाय एट्रीशन रहता है. पार्टली शेप मतलब इनमें जो फोर्स लगता है एक्सटर्नल वो यूनिफॉर्मली हर तरफ से नहीं लग पाता, इसलिए इनका जो शेप ऑब्टेन होता है वो एक इरेगुलर शेप होता है, अनलाइक द राउंडेड एग्रीगेट्स व्हिच आर सर्कुलर इन शेप. तो क्या होता है इरेगुलर एग्रीगेट? आप देख सकते हैं सेकंड वाले जो हैं दीज आर योर एग्जांपल ऑफ इरेगुलर एग्रीगेट. ये तो आप देख सकते हैं इसमें एक तरफ से शेप प्लेन है, मतलब सर्कुलर टाइप में है, लेकिन इस तरफ से ये वॉर्न आउट है, ठीक है. तो इसी ये आपके इरेगुलर शेप के एग्रीगेट हो गए, राइट. अब अगर बात करें अगर आप रेगुलर एग्रीगेट से वो बनाते हैं कंक्रीट बनाते हैं तो जो वॉइड्स आएंगे उनमें वो करीबन 36% वॉइड्स उनके बीच में आ जाते हैं, क्योंकि ये इरेगुलरली शेप्ड है, कहीं से पूरा यूनिफॉर्म है कहीं से इरेगुलर है. तो इसलिए जब इनसे हम कंक्रीट बनाएंगे तो अबाउट 36% वॉइड इनमें आता है. The third one is angular aggregate. Angular aggregate की definition है aggregates possessing well-defined edges and having a void content of about 40%. So you can see this angular aggregate here. ये आपका जो third type है ये angular aggregate का example है. मतलब इनमें जो होती है well-defined edges होती है. देखो आप ये देख सकते हैं जैसे इसकी well-defined एक edge है. दिस इज वन एज, मतलब जो इसके साइड्स हैं बेसिकली वो वेल डिफाइंड रहते हैं. तो जो इस तरीके के आपके एग्रीगेट्स रहते हैं यू कैन सी इनकी एजेस वेल डिफाइंड है. जो आपने शुरू के 2 पढ़े उनमें कोई एजेस नहीं थी, वो राउंडेड थे, इरेगुलर थे, लेकिन इनकी जो एक वेल डिफाइंड एजेस जिस एग्रीगेट्स में होती है वो हमारे एंगुलर एग्रीगेट्स होते हैं. और इनमें जो वॉइड कंटेंट होता है वो अबाउट 40% होता है. तो इसी वजह से क्या होता है ये बहुत ज्यादा अच्छे बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इनकी जो एजेस है वो वेल डिफाइंड है. तो जब कंक्रीट में बॉन्ड बनता है तो ये बहुत अच्छे बॉन्ड्स बनाते हैं. इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे यूनिट 2 में इन द टॉपिक वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट. तो इनका जो अगर हमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाना है तो हम एंगुलर एग्रीगेट ही यूज करते हैं मोस्टली, क्योंकि इनका जो वेल डिफाइंड एजेस है इस वजह से अच्छे से एक दूसरे के साथ ये इंटरलॉक हो पाते हैं, राइट. तो ये था एंगुलर एग्रीगेट. द लास्ट वन इज फ्लेकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स. तो अगर आपको नॉर्मली समझना है वैसे तो इनकी डेफिनेशन है, फ्लेकी की डेफिनेशन है एग्रीगेट्स आर डिफाइंड एज फ्लेकी व्हेन इट्स लीस्ट डायमेंशन इज 3/5 टाइम्स लेस देन इट्स मीन डायमेंशन. तो मतलब जब किसी एग्रीगेट की जो सबसे छोटी डायमेंशन है वो उसकी मीन डायमेंशन से, मतलब ऑन एन एवरेज जो उसकी डायमेंशन है उससे 3/5 टाइम्स छोटी है, कम है, तो वो एग्रीगेट फ्लेकी होगा. और ऐसे ही इलोंगेटेड एग्रीगेट की डेफिनेशन है व्हेन इट्स ग्रेटेस्ट डायमेंशन यानी कि लेंथ इज ग्रेटर देन 9/5 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन. तो इलोंगेटेड मतलब जो बहुत लंबा है, जो उसकी ग्रेटेस्ट डायमेंशन है जैसे कि लेंथ,
वो उसके मीन डायमेंशन से 9/5 टाइम्स ग्रेटर है। तो ये तो आपकी टेक्निकल डेफिनेशन हुई जो कि आपको याद भी रखनी है, समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड। अब आपको समझना है कि फ्लेकी और एलोंगेटेड में क्या डिफरेंस है। तो फ्लेकी मतलब जिसका जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इट्स अदर डायमेंशंस। तो इस फिगर में आपको फिर भी इतना क्लियर नहीं, लेकिन आप फिर भी नेट में सर्च करके देख सकते हैं। ये जो इनकी थिकनेस होती है इन पार्टिकल्स की, फ्लेकी पार्टिकल्स की, अगर इसको 3D में देखेंगे, देखो इसमें दिख रहा है जो ये पार्टिकल है, इसकी थिकनेस देखिए कितनी कम है। तो जो इसकी थिकनेस होती है एज कंपेयर टू इट्स अदर डायमेंशन वो बहुत कम होती है, उसको हम कहते हैं फ्लेकी पार्टिकल। और टेक्निकली आप बोलेंगे जो उसकी लीस्ट डायमेंशन है वो उसके मीन डायमेंशन से 3/5 टाइम्स कम है। ठीक है, टेक्निकली इज डेफिनेशन दैट। अब इलोंगेटेड होते हैं जो बहुत ही लंबे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, राइट। तो जो बहुत पतला है, थिन है, वो फ्लेकी हो गया। और जो बहुत लंबा है, मतलब उसकी लंबाई एज कंपेयर टू इट्स अदर डायमेंशंस यानी कि थिकनेस की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वो लंबा है, तो दैट इज योर बेसिकली इलोंगेटेड पार्टिकल्स। और इनकी टेक्निकल डेफिनेशन इज रिटन हियर, राइट। तो ये थे आपके डिफरेंट शेप्स ऑफ एग्रीगेट्स, मतलब बेस्ड ऑन शेप ये डिफरेंट आपके क्लासिफिकेशन थे एग्रीगेट्स के। नाउ जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन यूनिट वेट। यूनिट वेट मींस बेसिकली डेंसिटी, कि कितना उसका वेट है। तो उसके बेसिस पे 3 टाइप के हैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल, अनदर वन इज हेवी वेट एंड थर्ड वन इज लाइट वेट। तो इनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, बट सिंपली आपको अंडरस्टूड रखना है कि नॉर्मल वेट एग्रीगेट क्या है, जिसका एक मीडियम रेंज का वेट होगा, यानी आप देख सकते हैं इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इन द रेंज ऑफ 2.5 to 2.7 है। और जब हम इससे कंक्रीट बनाते हैं तो उस कंक्रीट का वेट, यूनिट वेट हो जाता है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब टू 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जनरली जिस यूनिट वेट का कंक्रीट बनता है वो इसी यूनिट वेट का होता है, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब नॉर्मली जो हम एग्रीगेट्स यूज करते हैं इन अवर कंस्ट्रक्शन वो नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स ही होते हैं, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.5 से लेके 2.7 के बीच में। देन हैवी वेट एग्रीगेट्स मतलब जिनका बहुत ज्यादा हैवी वेट है, यानी देखिए जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.4 से 5.3 के बीच में है। और जब इनसे हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसका यूनिट वेट होता है 30 to 40 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा वहां पे यूज हो सकता है जहां पे हमें बहुत हैवी वेट की रिक्वायरमेंट है। एल्स क्योंकि हैवी वेट आपका प्लेसिंग में बहुत डिफिकल्टी कर सकता है, इसलिए से हर जगह हम यूज नहीं करते, नॉर्मल वेट को ही हम यूज करते हैं। तो जहां पे हमें ऐसे रिक्वायरमेंट है कि कंक्रीट का वेट जो ज्यादा हो तो उस वहां पे हम हैवी वेट एग्रीगेट्स को यूज करते हैं। देन थर्ड वन इज लाइट वेट। लाइट वेट मतलब जिसका वेट नॉर्मल वेट एग्रीगेट से भी कम है, या राइट, यानी जिसका यूनिट वेट अराउंड सिर्फ 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, वो हमारे होते हैं लाइट वेट एग्रीगेट्स, राइट। तो जनरली आपको जिनसे ज्यादा मैटर जो रखते हैं वो होते हैं नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स, बिकॉज दे आर ओनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इन डेली लाइफ, राइट। सो ये हमारे थे 4 मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। इसमें जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेस्ड ऑन योर साइज, दैट इज कोर्स एंड फाइन, एंड द अनदर वन इज बेस्ड ऑन शेप, बिकॉज ये आपके ना कंक्रीट की वर्केबिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स। I hope the topic is clear to you. If in case if there is any doubt, you may ask me. Thank you.